हमारे पास जो बेसिक सिग्नल अवेलेबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसी सिग्नल होता है और दूसरा होता है डीसी सिग्नल। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कन्वर्जन की। फॉर एग्जांपल हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर ये कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें कन्वर्ट क्यों करना होता है एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में, उसका रीज़न ये होता है कि जो अलग अलग जो लोड रिक्वायरमेंट है उसे हमें फुलफ़िल करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई लोड है, अगर वो डीसी से चल रहा हो तो आप उसको एसी सप्लाई नहीं दे सकते, और अगर वो एसी से चल रहा हो तो आप उसको डीसी सप्लाई नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो सिग्नल होता है उसे चेंज करना होता है, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, और ऐसा बहुत सारा कन्वर्जन होता है जो कि हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोस्ट फंडामेंटल कन्वर्जन के बारे में बात करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास जो सिग्नल होता है वो दो टाइप का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। हम लोग बात करने वाले रेक्टिफायर के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सिग्नल से, या फिर आप बोल सकते हो करंट आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सिग्नल नहीं समझ में आता है तो हमारे पास दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक सिग्नल होता है एसी सिग्नल और दूसरा जो सिग्नल होता है वो होता है डीसी सिग्नल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये एसी सिग्नल को हमें कभी कभी डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पर जो अवेलेबल जो पावर होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी सिग्नल होता है। और जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें डीसी सिग्नल रिक्वायरमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो हमारी जो बैटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए हमें डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। मगर हमारे पास जो अवेलेबल जो करंट होता है वो एसी करंट होता है। तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेक्टिफायर। तो एसी सिग्नल को अगर हमें डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक डिवाइस होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक डायोड का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। या फिर सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखो, जी जो डीसी सिग्नल आपको जो मिलेगा, यहाँ पर ये जो डीसी सिग्नल आपको जो मिलेगा वो आपको प्योर नहीं मिलेगा, आपको पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डीसी सिग्नल है वो पल्सेटिंग डीसी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको एसी कंपोनेंट भी मिलेगा। ये जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है जो कि है डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एसी कंपोनेंट भी मिलेगा और डीसी कंपोनेंट भी मिलेगा। दिस डीसी सिग्नल इज़ पल्सेटिंग बिकॉज इट हैज़ एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट। तो अगेन ये जो डीसी सिग्नल होता है जो कि इम्प्योर होता है, या फिर आप बोल सकते हो पल्सेटिंग होता है, इसे प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ़िल्टर। ये जो डीसी सिग्नल होता है फ़िल्टर के थ्रू पास होता है, और जो फ़िल्टर होता है आउटपुट में हमें प्योर डीसी सिग्नल जनरेट करके देता है। प्योर डीसी सिग्नल मतलब आपको जो डीसी कंपोनेंट जो मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन विद एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट आपको ना के बराबर में होंगे। अगर एसी कंपोनेंट अगर आपको नेग्लिजिबल मिल रहा है और डीसी कंपोनेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आप प्योर डीसी के बहुत क्लोज हो। यहाँ पर ये प्योर डीसी क्या होता है, प्योर एसी क्या होता है और पल्सेटिंग डीसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्योर एसी सिग्नल के बारे में। हमने डिस्कस किया आरएमएस वैल्यू के बारे में, एवरेज वैल्यू के बारे में। तो प्योर एसी सिग्नल के केस में होता क्या है, जो आरएमएस वैल्यू हमें जो मिलती है वो होती है नॉन ज़ीरो, और जो एवरेज वैल्यू हमें जो मिलती है वो हमें मिलती है ज़ीरो। अभी एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम लोग डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल, ये हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें -t/2 से +t/2 लिमिट के बीच में, और ये पूरा जो इंटीग्रल है इसको अगर हम लोग टाइम पीरियड के साथ डिवाइड कर दें तो हमें जो आउटकम जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो जो एवरेज वैल्यू हमें जो मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, ज़ीरो मिल रही है। तो एसी सिग्नल के केस में ये हमने कंसिडर कर लिया एसी सिग्नल, ये हमने कंसिडर कर लिया एसी सिग्नल, ये हमने कंसिडर कर लिया एसी सिग्नल। तो ये एसी सिग्नल को अगर हम लोग एक्स ऑफ टी से नाम दें और ये एसी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो जो इंटीग्रल का जो आउटकम होगा वो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। क्यों ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ का एरिया होता है उतना नेगेटिव हाफ का एरिया होता है, जिसके वजह से आपको जो टोटल जो एरिया मिलता है वो आपको मिलता है ज़ीरो, और ज़ीरो अपॉन समथिंग आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो जो एवरेज वैल्यू आपको जो मिलती है वो आपको क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है। या फिर आपको इतना मैथमेटिकली नहीं कंसिडर करना है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप सिर्फ इतना नोट डाउन करो, एक्स ऑफ टी सिग्नल, या एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं -t/2 से +t/2 के बीच में, और ये जो इंटीग्रल है इसको अगर हम लोग टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें जो आउटकम जो मिलता है वो हमें ज़ीरो मिलता है। तो ये रीज़न की वजह से जो एवरेज वैल्यू हमें जो मिलती है वो हमें ज़ीरो मिलती है इन केस ऑफ प्योर एसी साइकिल। यहाँ से हमने डिस्कस किया एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, कोई भी एक्स ऑफ टी सिग्नल लो, कोई भी एक्स ऑफ टी सिग्नल लो, उसे इंटीग्रेट कर दो -t/2 से +t/2 के बीच में,
और ओवरऑल जो इंटीग्रल है उसे टाइम पीरियड के साथ डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर एसी सिग्नल के केस में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आपको कैसे मिलती है, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, और जो एवरेज वैल्यू होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी वैल्यू, वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। सिमिलरली अभी आ जाते हैं प्योर डीसी सिग्नल के ऊपर। प्योर डीसी सिग्नल में होता क्या है, इन प्योर डीसी सिग्नल एवरेज वैल्यू इज़ नॉट ज़ीरो। प्योर डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती। एवरेज वैल्यू इज़ इक्वल टू द पीक वैल्यू और कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ डीसी सिग्नल। जो एवरेज वैल्यू होती है वो डीसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर में होती है। प्योर डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, और जो एवरेज वैल्यू होती है डीसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके बराबर में होती है, और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो भी कैसी होती है, नॉन ज़ीरो होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरएमएस वैल्यू होती है इन केस ऑफ प्योर डीसी सिग्नल वो भी नॉन ज़ीरो होती है। और एक बात, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू विल रिमेन इक्वल इन केस ऑफ प्योर डीसी सिग्नल। प्योर डीसी सिग्नल के केस में होता क्या है, जो एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो दोनों बराबर में होती है। जो एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो दोनों बराबर में होती है। यहाँ पर अगर आप देखो प्योर डीसी सिग्नल में हमने क्या डिस्कशन किया, प्योर डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, और जो एवरेज वैल्यू जो होती है वो डीसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर में होती है। और जो एवरेज और प्योर डीसी सिग्नल के केस में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो भी नॉन ज़ीरो होती है, और प्योर डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू होती है और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर में होती है। सिमिलरली तीसरा जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में होता क्या है, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो तो नॉन ज़ीरो होती है तीनों सिग्नल में, प्योर डीसी सिग्नल में, प्योर एसी सिग्नल में और पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। तीनों सिग्नल में जो आरएमएस वैल्यू आपको जो मिल रही है वो आपको नॉन ज़ीरो मिल रही है। पल्सेटिंग डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर में भी नहीं होती, और जो एवरेज वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होती है। पल्सेटिंग डीसी सिग्नल और डीसी सिग्नल दोनों में डिफरेंस ये होता है, प्योर डीसी सिग्नल में एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर होती है, और पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में जो एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर में नहीं होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। पल्सेटिंग डीसी सिग्नल और प्योर डीसी सिग्नल दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है, प्योर डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर में होती है, मगर पल्सेटिंग डीसी सिग्नल के केस में जो एवरेज वैल्यू और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर में नहीं होती। और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में जो एवरेज वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, और जो आरएमएस वैल्यू है वो भी है नॉन ज़ीरो। मगर प्योर एसी सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें जो एवरेज वैल्यू आपको जो मिलती है वो आपको कैसे मिलती है, ज़ीरो मिलती है। एवरेज वैल्यू इज़ ज़ीरो। एवरेज वैल्यू इज़ ऑल्सो नोन एज डीसी वैल्यू। यहाँ पर आप देखो तीनों सिग्नल में, चाहे प्योर एसी सिग्नल होने दो, प्योर डीसी सिग्नल होने दो, या फिर पल्सेटिंग सिग्नल होने दो, ये तीनों सिग्नल में आपको जो आरएमएस वैल्यू जो मिल रही है वो आपको कैसे मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आरएमएस वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो इन ऑल दी सिग्नल, प्योर एसी सिग्नल में, डीसी सिग्नल में और पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। ये तीनों सिग्नल में आपको जो आरएमएस वैल्यू जो मिल रही है वो आपको कैसे मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बेसिक सिग्नल के बारे में डिस्कस कर लिया, एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, प्योर एसी सिग्नल, प्योर डीसी सिग्नल, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, तीनों के बारे में हमने बात कर ली। अभी हम लोग आ जाते हैं रेक्टिफायर के ऊपर। हमने रेक्टिफायर भी देखा है कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइस होता है, या फिर डायोड का कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। फिर वो जो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है उसको हम लोग रेक्टिफायर के थ्रू फ़िल्टर के थ्रू पास करवाते और फिल्टर में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा होता है। ये जो फिल्टर है इसमें लगा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की वजह से होता क्या है, जो एसी कंपोनेंट होते हैं वो बहुत हद तक के मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और आप बहुत हद तक के आप लोगों को प्योर डीसी मिल जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो प्योर डीसी के बहुत क्लोज हो गया आप। यहाँ पर आप देखो जो रेक्टिफायर होगा वो आपको दो टाइप का मिलता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अगेन दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, एक सेंटर टाइप रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो हर एक रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो हमने रेक्टिफायर का यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा। अगेन रेक्टिफायर स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेक्टिफायर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, पीआईवी रेटिंग क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन के बारे में। तो जो रेक्टिफिकेशन होता है एक प्रोसेस होता है। हमने रेक्टिफायर में क्या डिस्कस किया, जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट होती है।
तो ये एसी का डीसी में जो कन्वर्शन हो रहा है, इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ एसी टू डीसी इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन। एसी का जो डीसी में कन्वर्जन हो रहा है, ये प्रोसेस को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। सिमिलरली दूसरा जो फैक्टर है जो कि आपको कंसिडर करना होगा, पीआईवी रेटिंग। यहाँ पर ये जो पीआईवी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पीआईवी जो रेटिंग होती है वो दोनों के लिए होती है, डिवाइस के लिए भी होती है और सर्किट के लिए भी होती है। जो पीआईवी जो रेटिंग होती है वो डिवाइस के लिए भी होती है और सर्किट के लिए भी होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पीआईवी रेटिंग ऑफ डिवाइस। डिवाइस की पीआईवी रेटिंग क्या होती है? डिवाइस की जो पीआईवी रेटिंग है वो आपको ये इंडिकेट करती है कि आपका जो डिवाइस है वो कितना रिवर्स वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है, कितना रिवर्स वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकता है, कितना रिवर्स वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। अगर आपका डिवाइस, अगर आपका डायोड ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है तो आपके जो डिवाइस की जो पीआईवी जो रेटिंग है वो ज़्यादा होती है। और जब भी आप डिवाइस ख़रीदने जाओगे, जब भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक जब भी आप सेमीकंडक्टर डिवाइस परचेज़ करोगे, तो आपको ये नोट डाउन करना होगा कि आपका जो डिवाइस है उसकी जो पीआईवी जो रेटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आपके डिवाइस की पीआईवी रेटिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो आपका जो डिवाइस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को हैंडल कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को टॉलरेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, पीआईवी रेटिंग ऑफ डिवाइस इंडिकेट्स मैक्सिमम वोल्टेज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ डिवाइस। जो पीआईवी रेटिंग होती है डिवाइस की वो हमें ये इंडिकेट करती है कि जो डिवाइस है वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज को बियर कर सकता है या फिर कितना मैक्सिमम वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है। सिमिलरली दूसरी जो पीआईवी जो रेटिंग है वो किसकी है? सर्किट की। दूसरी जो पीआईवी जो रेटिंग है वो किसकी है? सर्किट की। तो सर्किट की पीआईवी रेटिंग आपको क्या इंडिकेट करती है? सर्किट की पीआईवी रेटिंग, दूसरी जो पीआईवी जो रेटिंग है किसकी है? वो है सर्किट की। तो सर्किट की पीआईवी रेटिंग आपको क्या इंडिकेट करती है? पीआईवी रेटिंग ऑफ सर्किट इंडिकेट्स मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड बाय सर्किट ओवर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सर्किट। तो जो सर्किट की जो पीआईवी रेटिंग है वो आपको ये इंडिकेट करती है कि जो सर्किट है वो कितना वोल्टेज, कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर पा रही है सर्किटल कंपोनेंट के ऊपर। सर्किट की जो पीआईवी जो रेटिंग है वो कम से कम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट की अगर पीआईवी रेटिंग अगर कम से कम होती है तो जो सर्किट होगी ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर पाएंगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगी सर्किट के कंपोनेंट के ऊपर। वोल्टेज ज़्यादा ना होने की वजह से जो करंट होगा वो ज़्यादा ना होगा। करंट ज़्यादा नहीं होने की वजह से होगा क्या? आपका जो डिवाइस है, आपकी जो सर्किट होगी वो डैमेज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट की जो पीआईवी जो रेटिंग है वो कम होना चाहिए और डिवाइस की जो पीआईवी जो रेटिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सर्किट की जो पीआईवी जो रेटिंग है वो कम होना चाहिए और डिवाइस की जो पीआईवी जो रेटिंग है, या फिर आप बोल सकते हो जो डायोड है उसकी जो पीआईवी जो रेटिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए। डायोड की पीआईवी रेटिंग ज़्यादा होना चाहिए और जो सर्किट की जो पीआईवी जो रेटिंग है वो कैसी होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग दूसरे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिपल फैक्टर। तीसरा वाला फैक्टर है, पहले हमने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन के बारे में, फिर उसके बाद हमने पीआईवी रेटिंग के बारे में बात किया। अभी बात कर लेते हैं रिपल फैक्टर के बारे में। यहाँ पर ये रिपल फैक्टर क्या होता है? प्योर एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू, प्योर डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू। प्योर एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू और प्योर डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आपको क्या बोलता है? रिपल फैक्टर आपको क्या बताता है कि आउटपुट में आपको एसी कंपोनेंट कितने मिल रहे हैं। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? डीसी मिलेगा, मगर पल्सेटिंग डीसी होगा जिसमें आपको डीसी कंपोनेंट भी मिलेगा और एसी कंपोनेंट भी मिलेगा। एसी कंपोनेंट आपको कितना मिल रहा है पल्सेटिंग डीसी में, ये आपको कौन बताता है? रिपल फैक्टर आपको बताता है। तो जो रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी आउटपुट। डीसी आउटपुट में एसी कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है वो हमें बताता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में अगर कम होगी तो बेसिकली होगा क्या? जो एसी कंपोनेंट है वो कम से कम होगा। इसका मतलब आप प्योर डीसी के बहुत बहुत क्लोज होगे। सिमिलरली इसके बाद वाला जो फैक्टर है वो है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर आपको क्या बोलता है? पल्सेटिंग डीसी की आरएमएस वैल्यू, प्योर डीसी की एवरेज वैल्यू, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फिर उसके बाद वाला जो फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिक फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो क्रेस्ट फैक्टर, जो कि आपको ये बोलता है पल्सेटिंग डीसी की जो पीक वैल्यू और पल्सेटिंग डीसी की जो आरएमएस वैल्यू है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिक फैक्टर।
या फिर आप बोल सकते हो क्रेस्ट फैक्टर। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात किया। अभी स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास 3 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। एक जो रेक्टिफायर होता है वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा जो रेक्टिफायर होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप में क्लासीफाई है। तो हमारे पास है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो हमें टोटल ये 3 रेक्टिफायर के बारे में बात करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर उसके बाद ये सेंटर टाइप रेक्टिफायर, फिर उसके बाद तीसरा वाला जो रेक्टिफायर है वो ब्रिज रेक्टिफायर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किटरी, यहाँ पर आपको मिलेगा इनपुट में 240 वोल्ट, और ये हमने बीच में लगा के रखा है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको स्टेप डाउन वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर आप देखो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आप ऐसा सर्किट मत बनाना, आप ऐसा भी बनाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है डायोड, फिर उसके बाद लगा होता है लोड रेसिस्टेंस, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया डायोड, और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस। सेकेंडरी वाइंडिंग की जो सर्किट है आप उसको ऐसा ड्रॉ करना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया डायोड, और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो डायोड हमने जो कंसीडर किया ये कौन सा डायोड है? बेसिकली आइडियल डायोड है। यहाँ पर आप देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है इसमें क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा, और करंट के इंड्यूस होने की वजह से होगा क्या? ये डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर आप देखो ये हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पर हमने वेव फॉर्म भी कंसीडर कर लिया। अब ये सर्किट किस तरीके से काम करेंगी देख लेते हैं। रेक्टिफायर क्या करेगा? जो AC उसे DC में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज कंसीडर किया, इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया पॉजिटिव हाफ, ये नीचे नेगेटिव हाफ, फिर ये पॉजिटिव हाफ, फिर ये नीचे नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पर आप देखो इनपुट में आपको कौन सी साइकिल मिल रही है? आपको इनपुट में आपको AC साइकिल मिल रही है, या फिर आप बोल सकते हो इनपुट में आपको AC सिग्नल मिल रहा है, और आउटपुट में आपको कैसा सिग्नल मिलना चाहिए? DC सिग्नल मिलना चाहिए। तो देखते हैं DC सिग्नल मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इसका मतलब जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इसका मतलब आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में, इसका मतलब आपका जो डायोड है वो क्या है? शॉर्ट है। आपका डायोड शॉर्ट है, इसका मतलब आपका जो डायोड है वो क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। आपका डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये वाले लूप में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा, और जो लोड है उसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा, लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा इनपुट वोल्टेज के। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक्जैक्टली बराबर में किसके? इनपुट वोल्टेज के। अभी क्या होती है? नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या? ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे चले जाएगा, ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे चले जाएगा, ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे चले जाएगा कर्सर की टिप, और ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे चले जाएगा। उसका मतलब आपका जो डायोड है वो कौन सी बायसिंग में आ जाएगा? रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा। इसका मतलब जो डायोड है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। इसका मतलब ये लोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आपको कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको क्या मिला? 0 मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगेन क्या होगा? जो पोलैरिटी होगी वो चेंज हो जाएंगी। पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी, इसका मतलब यहाँ पर अगेन पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनने की वजह से होगा कि आपका जो डायोड है वो अगेन फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा, डायोड शॉर्ट हो जाएगा। डायोड कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो होगा, करंट लोड के थ्रू भी फ्लो होगा। आपको क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये आउटपुट वोल्टेज। फिर उसके बाद अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या? ये जो पोलैरिटी वो चेंज हो जाएंगी, ये जो एनोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे चले जाएगा, आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, आपका जो डायोड है वो ओपन स्विच के तौर पर काम करेगा, आपका जो डायोड है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा, लोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कैसा मिल रहा है? 0 मिल रहा है। आपने इनपुट में क्या दिया था? आपने इनपुट में दिया था AC, और आउटपुट में आपको क्या मिला? आउटपुट में आपको मिला DC। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो AC सिग्नल आपको जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से DC सिग्नल में कन्वर्ट होता हुआ आपको मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखो
यहाँ पर हमने कंसिडर किया था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या बताऊँ, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता, जिसके वजह से आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है। मगर फुल वेव रेक्टिफायर आप कंसिडर करोगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी डायोड कंडक्ट करता है। कैसा कंडक्ट करता है, डायोड का हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्शन करते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायोड कंडक्ट करता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में भी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप ये नोट डाउन करो, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता, जिसके वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत हद तक क्लियर है कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या हो गई, कट हो गई। नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो गई, इसका मतलब आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव क्लिपर सर्किट के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाफ वेव रेक्टिफायर वर्किंग एज ए नेगेटिव क्लिपर सर्किट, नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो गई, इसका मतलब हमने डिस्कस किया क्लिपर क्लैम्पर। नेगेटिव हाफ साइकिल कट हो गई, इसका मतलब आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो नेगेटिव क्लिपर सर्किट के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो PIV जो रेटिंग होती है, PIV रेटिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द पीक वोल्टेज ऑफ सप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाई वोल्टेज। जो PIV रेटिंग होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो सप्लाई वोल्टेज की पीक वैल्यू के बराबर में होती है। PIV रेटिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज ऑफ पीक वोल्टेज ऑफ सप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो जो सप्लाई है इसकी पीक वोल्टेज के बराबर में होती है। क्या बराबर में होती है, PIV रेटिंग किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसकी जो PIV जो रेटिंग है वो सप्लाई वोल्टेज की पीक वैल्यू के बराबर में होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीक वैल्यू के बराबर में होती है तो जो PIV रेटिंग है उसको हम लोग कम एज्यूम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो सर्किटल PIV रेटिंग है वो बहुत कम है, सर्किट या फिर आप बोल सकते हो कम है, सर्किटल PIV रेटिंग कम है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का ये हमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि जो PIV जो रेटिंग है वो कम है, सर्किट की PIV रेटिंग कम है। हमने डिस्कस किया था सर्किट की PIV रेटिंग अगर ज़्यादा होती है तो सर्किट वोल्टेज अप्लाई ज़्यादा करेंगी, वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ओवर वोल्टेज हो सकता है, और ओवर वोल्टेज की वजह से आपका जो डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। मगर यहाँ पर आप देखो आपकी जो सर्किट है वो उतना वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगी क्योंकि जो PIV रेटिंग है वो कम है। PIV रेटिंग कम है, उतना वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगी आपकी सर्किटल कंपोनेंट के ऊपर, जिसके वजह से होगा कि आपके जो कंपोनेंट है वो डैमेज भी नहीं होंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। मगर डिसएडवांटेज भी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 1.2 होता है, जो कि 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। रिपल फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, रिपल फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा चले गया इसका मतलब जो AC कंपोनेंट है उसका इफेक्ट होगा आउटपुट में। तो ये डिसएडवांटेज है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज ये कि जो PIV रेटिंग है सर्किट की इज़ इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाई, जो इनपुट सप्लाई है उसकी पीक वैल्यू के बराबर में सर्किट की PIV रेटिंग। और डिसएडवांटेज हाफ वेव रेक्टिफायर का ये कि जो रिपल फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा है, और जो रिपल फैक्टर है वो कितना है, 1.5 है। रिपल फैक्टर 1.5 होने की वजह से होगा क्या, आउटपुट में AC कंपोनेंट का इफेक्ट होगा, AC कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, तो आप प्योर DC के बहुत बहुत क्लोज हो गए। तो सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो आपको उतनी अच्छी खासी प्योर DC ऑब्टेन करके नहीं देता, प्योर DC आपको प्रोवाइड नहीं करता हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अभी बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड हमने यूज़ किया था, यहाँ पर आप देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कितना डायोड यूज़ किया था। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक ही डायोड यूज़ किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक ही डायोड यूज़ किया था। सिमिलरली बात कर लेते फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग सबसे पहला बात करेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर के बारे में। हमने डिस्कस किया था फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप का होता है, एक सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है और दूसरा जो रेक्टिफायर होता है वो होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो अभी हम लोग फ़िलहाल बात करेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया सेंटर टैप रेक्टिफायर की सर्किटरी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इनपुट में 240 वोल्ट और आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो 240 वोल्ट के कंपैरिजन में कम होगा। यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया D1 और यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया D2।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सेंटर में लगा के रखा है लोड, सेंटर में हमने कंसिडर कर लिया लोड, ये सेंटर में हमने एज्यूम कर लिया लोड। यहाँ पर आप देखो जो लोड है वो ट्रांसफार्मर के सेंटर में कनेक्टेड है, जो लोड है वो ट्रांसफार्मर के सेंटर में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है, इसी रीज़न की वजह से हम लोग ये रेक्टिफायर को बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर, क्योंकि जो लोड है वो ट्रांसफार्मर के सेंटर में कनेक्टेड है। हैज़ दिस रेक्टिफायर इज़ नोन एज सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन कंसिडर कर लेते हैं सर्किट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है पॉइंट ए, ये हमने कंसिडर किया यह है पॉइंट ए, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। अगर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है, करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कैसा एज्यूम करेंगे, नेगेटिव एज्यूम करेंगे। यहाँ पर वेव फॉर्म भी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, यहाँ पर ये जो D1 जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर ये जो D2 डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। तो जो D1 जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और जो D2 जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पर आप देखो ये जो D1 जो डायोड है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। मान लेते पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, D1 डायोड कंडक्ट करेगा। D1 डायोड कंडक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो D1 जो डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा। D1 डायोड शॉर्ट हो जाएगा, इसका मतलब करंट फ्लो होने लगेगा। करंट कैसा फ्लो होगा, करंट ये वाले लूप में कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। और अभी करंट कैसा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगी, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने लगेगा करंट, राइट। तो वही करंट ये डायोड के थ्रू फ्लो होगा, डायोड कंडक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, डायोड शॉर्ट हो गया है, तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट आप कैसा, करंट का डायरेक्शन आप कैसा फाइंड आउट करेंगे, जो डायोड है उसके एनोड से कैथोड टर्मिनल की तरफ आपको ट्रैवल करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो ट्राइंगल होता है एनोड, तो एनोड से कैथोड की तरफ आप ट्रैवल करो तो आपको मिलेगा करंट का डायरेक्शन। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, कर्सर की टिप, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट बी से ए की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है, जो करंट है वो बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिला। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट करेगा तो इतना पूरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट कैसा फ्लो होगा, कर्सर की टिप, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा। एनोड से हम लोग कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से बी से ए की तरफ, फिर यहाँ से करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, फिर बी से ए की तरफ होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा एंड सो ऑन। तो अगेन जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है, बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है जब डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है। तो अगेन जो करंट है वो बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिला वो आपको कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। तो अगेन आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब D2 डायोड कंडक्ट कर रहा है तभी भी आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिला। फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा, और जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो अगेन जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, बी से ए की तरफ फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिला वो आपको कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा, तो जब ये डायोड D2 कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, बी से ए की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो आउटपुट वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। हमने डिस्कस किया है जब करंट बी से ए की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो इनपुट में आपने क्या दिया था AC, और आउटपुट में आपको क्या मिला है, DC। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है,
कि यहाँ पर AC सिग्नल DC सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखो सेंटर टैप रेक्टिफायर में एक चीज़ आप नोटिस करो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपका जो डायोड है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। सेंटर टैप रेक्टिफायर के केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, तो यही रीज़न की वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो अगेन सेंटर टैप रेक्टिफायर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो। सेंटर टैप रेक्टिफायर का एडवांटेज ये होता है कि सेंटर टैप रेक्टिफायर के केस में जो रिपल फैक्टर होता है वो 1 के कंपैरिजन में कम होता है, जो कि होता है 0.482। तो जो रिपल फैक्टर होता है वो कम होता है, इसका मतलब जो AC कंपोनेंट आपको जो आउटपुट में जो मिल रहा है वो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम है। इसका मतलब आप प्योर DC के बहुत क्लोज में हो, आपको प्योर DC मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है वो आपको प्योर DC दे तो रहा है, मगर इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि जो सर्किटल PIV रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, जो कि इनपुट वोल्टेज का 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिसएडवांटेज ऑफ सेंटर टैप रेक्टिफायर, PIV रेटिंग ऑफ सर्किट इज़ 2 टाइम्स VP। जो PIV रेटिंग होती है वो इनपुट के पीक वोल्टेज के 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पर ये अगेन डिसएडवांटेज आ जाता है सेंटर टैप रेक्टिफायर का। सेंटर टैप रेक्टिफायर एक एडवांटेज तो दे रहा था आपको, जो कि प्योर DC जनरेट करके दे रहा था आउटपुट में, मगर साथ ही साथ आपको एक डिसएडवांटेज भी दे दिया कि जो सर्किट की जो PIV रेटिंग है वो ज़्यादा आपको मिल रही है। सर्किट की PIV रेटिंग ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सर्किट है वो डैमेज हो सकता है, आपका जो डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सेंटर टैप रेक्टिफायर में भी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पर ये दोनों के एडवांटेजेस को कंसिडर करते हुए हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या एडवांटेज था कि उसका रिपल फैक्टर, कि उसकी जो सर्किटल PIV रेटिंग थी। हाफ वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या था कि उसकी जो PIV रेटिंग थी, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो PIV रेटिंग थी वो क्या थी, वो कम थी। और यहाँ पर आप देखो सेंटर टैप रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर था वो समवेयर अराउंड 0.482 था, 1 के कंपैरिजन में कम था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर दोनों के एडवांटेजेस को कंसिडर करते हुए एक नया रेक्टिफायर बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में होता क्या है, जो रिपल फैक्टर होता है वो भी 1 से कम होता है और जो सर्किटल PIV रेटिंग होती है वो भी कम से कम होती है। तो यही रीज़न की वजह से जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप देखो जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है उसमें आपको कितने डायोड मिल रहे हैं, 2 डायोड मिल रहे हैं। सेंटर टैप रेक्टिफायर में आपको कितने डायोड मिल रहे हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर में आपको 2 डायोड मिल रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड मिला था। सिमिलरली ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में आपको कितने डायोड मिलेंगे, 4 डायोड मिलेंगे। तो ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अगेन आप देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 240 वोल्ट AC को स्टेप डाउन करेगा। यहाँ पर हमें मिलता है 4 डायोड। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये D1 डायोड, यहाँ पर ये D2 डायोड, यहाँ पर ये D3 डायोड और यहाँ पर ये D4 डायोड। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसा याद रखेंगे डायोड का, पहले 2 जो डायोड है, पहला वाला डायोड और दूसरा वाला डायोड, दोनों के जो कैथोड होंगे वो साथ में कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका ये वाला कैथोड और इसका ये वाला कैथोड दोनों साथ में कनेक्टेड है कॉमन वायर के थ्रू, कर्सर की टिप। सिमिलरली दूसरे वाले जो बाकी के 2 जो डायोड है ये हमने कंसिडर कर लिया पहली ब्रांच में 2 जो डायोड लगेंगे दोनों के जो कैथोड होंगे वो एक कॉमन वायर से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला कैथोड और यहाँ पर ये वाला कैथोड दोनों एक कॉमन वायर से कनेक्टेड है। सिमिलरली दूसरे ब्रांच के 2 जो डायोड होंगे दोनों के जो एनोड होंगे वो कॉमन वायर से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला डायोड और यहाँ पर ये वाला डायोड, दोनों का जो एनोड है, इसका ये वाला एनोड और इसका ये वाला एनोड दोनों एक कॉमन वायर के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दोनों कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये पहले ब्रांच के दोनों जो डायोड हो गए दोनों के कैथोड वापस में कनेक्टेड हो गए और दूसरे ब्रांच के दोनों जो डायोड हो गए दोनों के जो एनोड हो गए वो आपस में कनेक्टेड हो गए। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने पॉइंट है और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। यहाँ पर बीच में कुछ इस तरीके से लगा होता है लोड, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लोड, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो अभी आपका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये AC इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ,
ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंसिडर कर लेते हैं, अगेन कन्वेंशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट बी। करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड और जो D4 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 डायोड और जो D3 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। उसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड और जो D4 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 डायोड और जो D2 जो डायोड है ये दोनों कंडक्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड और D4 डायोड कंडक्ट करते हैं। ये SSC JEE के एग्जाम में पूछा गया था। पॉजिटिव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन से डायोड कंडक्ट करते हैं? D1 डायोड कंडक्ट करते, D1 डायोड कंडक्ट करते और D4 डायोड कंडक्ट करते। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा? D1 डायोड कंडक्ट करेगा, D2 डायोड कंडक्ट करेगा। तो करंट कैसा फ्लो होगा? तो यहाँ पर आप देखो करंट के फ्लो को जानने के लिए, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको पहचानने के लिए आपको डायोड के एनोड से स्टार्ट करना होगा। तो D1 और D4 कोई भी एक कंसिडर कर लो, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों कंडक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग D4 डायोड कंडक्ट कंसिडर करें तो जो एनोड है उससे हमें स्टार्ट करना होगा। तो करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D1 के थ्रू फ्लो होगा, A से B के तरफ फ्लो होगा, फिर D4 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D1 के थ्रू फ्लो होगा, A से B के तरफ फ्लो होगा, D4 के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है? A से B की तरफ फ्लो हो रहा है। करंट जब A से B की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली अभी आ जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा? ये हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करने वाला है? नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेंगे D2 और D3। D2 और D3 कंडक्ट करेंगे। तो जब ये D2 और D3 कंडक्ट करेंगे तो करंट कैसा फ्लो होगा? करंट के फ्लो के डायरेक्शन को जानने के लिए जो डायोड है उसके एनोड से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनोड से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D2 के थ्रू फ्लो होगा, A से B की तरफ फ्लो होगा, D3 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D2 से फ्लो होगा, A से B की तरफ फ्लो होगा, D3 से फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखो अगेन जो करंट है वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो हो रहा है। इसका मतलब आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव। करंट जब पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो होता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी, कौन कंडक्ट करेगा? D1 D4 कंडक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगी, D2 D3 कंडक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो AC वेव फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? DC में कन्वर्ट हो रही है। या फिर आप बोल सकते हो इनपुट में आपने क्या दिया था? इनपुट में आपने दिया था AC, इनपुट में आपने AC सिग्नल दिया था और आउटपुट में आपको कौन सा सिग्नल मिल रहा है? आउटपुट में आपको मिल रहा है DC सिग्नल। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो इनपुट AC है वो आउटपुट DC में कन्वर्ट होता हुआ हमें मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखो जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, अगेन इसका जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? इसकी जो PIV रेटिंग होती है, सर्किटल जो PIV रेटिंग होती है वो कम होती है, जो PIV रेटिंग होती है वो VP होती है, और जो रिपल फैक्टर होता है वो भी 1 के कंपैरिजन में कम होता है, जो कि होता है 0.482। तो ये रीज़न की वजह से जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में हमें दोनों एडवांटेज मिलते हैं, रिपल फैक्टर का भी और सर्किटल PIV रेटिंग का भी। अभी दोनों रेक्टिफायर के बीच में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कंपैरिजन। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पैरामीटर, तीनों रेक्टिफायर के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं पैरामीटर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। यहाँ पर ये सर्किट की PIV रेटिंग, यहाँ पर ये रिपल फैक्टर, नंबर ऑफ डायोड, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अगर हम लोग देखें जो PIV रेटिंग होती है सर्किट की वो VP से कम होती है, या फिर आप बोल सकते हो पीक वोल्टेज के बराबर में होती है। दूसरा अगर हम लोग देखें रिपल फैक्टर क्या होता है, जो रिपल फैक्टर होता है 1 से ज़्यादा होता है। कितने डायोड मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर में? एक ही मिलता है। जो RMS वैल्यू आपको जो मिलती है वो आपको मिलती है VP/2, एवरेज वैल्यू आपको मिलती है VP/π, और जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या हो जाती है? क्लिप हो जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो गई। सिमिलरली सेंटर टाइप रेक्टिफायर कंसिडर करें। सेंटर टाइप रेक्टिफायर के केस में जो PIV रेटिंग होती है वो हाई होती है,
PIV रेटिंग हाई होती है, रिपल फैक्टर कम होता है <1। कितने डायोड होते हैं? 2 डायोड होते हैं। RMS वैल्यू किसके बराबर में होती है? VP/√2। सिमिलरली एवरेज वैल्यू होती है 2VP/π और जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। सिमिलरली अगर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर अगर हम लोग कंसिडर करें तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में जो PIV रेटिंग होती है वो भी कम होती है और जो रिपल फैक्टर होता है वो भी 1 से कम होता है। कितने डायोड होते हैं? 4 डायोड होते हैं। RMS वैल्यू कितनी होती है? VP/√2 और एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 2VP/π और जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने जो कंपैरिजन जो कंसिडर किया आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं।